नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल लीगल खजाना पर, जिसका स्लोगन है इंफॉर्मेशन इज पावर, यानी कि जानकारी ही ताकत है। नमस्कार, मैं प्रदीप नवानी एडवोकेट आज आप लोगों के बीच फिर से आया हूं एक नया इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर के रिगार्डिंग हाउ टू प्रोसीड अगेंस्ट ए स्पाउस हु बैक्स आउट फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स प्रोसीडिंग। यानी एक ऐसा स्पाउस या ऐसा पार्टनर के खिलाफ कैसे प्रोसीड किया जा सकता है जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स प्रोसीडिंग से बैकआउट हो चुका है, यानी मुकर चुका है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को जानकारी दी थी रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, जिसमें हमने ये बताया था कि डिवोर्स एग्रीमेंट क्या होता है, फर्स्ट मोशन पिटीशन क्या होती है, सेकंड मोशन पिटीशन क्या होती है। अब काफी लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अगर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स एग्रीमेंट साइन होने के बाद कोई भी एक पार्टी बैकआउट कर जाती है तो एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या रेमेडीज होती हैं? क्या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो सकता है, और हो सकता है तो उसमें कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस डालनी चाहिए? इसके अलावा अगर फर्स्ट मोशन के बाद कोई पार्टी सेकंड मोशन से बैकआउट कर रही है या सेकंड मोशन साइन करने नहीं आ रही है, अपनी कंसर्न नहीं दे रही है, तो एग्रीड पार्टी के पास क्या रेमेडी है? इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर इस वीडियो में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास लीगल अपडेट्स पहुंचती रहें। तो आइए बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज डीड या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, यानी एग्रीमेंट ऑफ डिवोर्स की, जो कि फर्स्ट स्टेप है। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज डीड। कॉम्प्रोमाइज डीड जब भी दो पार्टीज के बीच में ड्राफ्ट हो, उनको दो बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला, ऑलवेज मेंशन ए पेनल्टी क्लॉज, यानी कि अपने कॉम्प्रोमाइज डीड में एक पेनल्टी क्लॉज जरूर मेंशन करना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट से बैकआउट होती है तो दूसरी पार्टी को वो कितना अमाउंट पे करेगी, यानी कितना मॉनेटरी कॉम्पनसेशन पे करेगी। और ये अमाउंट ऐसा रखिए कि दूसरी पार्टी की प्रोबेबिलिटीज है जो बैकआउट की, वो फ्रीज हो सके। लेट्स से अगर 20 लाख का टोटल सेटलमेंट है तो पेनल्टी क्लॉज भी 20 लाख के आसपास होना चाहिए या 20 to 25 के आसपास होना चाहिए, ताकि दूसरी पार्टी बैकआउट होने की ना सोच सके। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो होना चाहिए कि हमेशा आप जो टाइम लिमिट है सेकंड मोशन फाइल करने का, उसको फ्रेम करने की कोशिश करें। यानी कि यह क्लॉज जरूर होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज डीड के अंदर कि फर्स्ट मोशन का सर्टिफाइड ऑर्डर आने के बाद कितने टाइम पर दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है दैट दे विल फाइल द सेकंड मोशन पिटीशन बिफोर द फैमिली कोर्ट। क्योंकि अगर कोई पार्टी ये क्लॉज मेंशन नहीं करती है तो दूसरी पार्टी जो स्टैट्यूटोरी क्लॉज है या जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर स्टैट्यूटोरी कूलिंग पीरियड है 6 मंथ का, उसका एडवांटेज ले सकती है। वो ये बोल सकती है कि बेशक हमारा एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन मुझे कानूनन 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिला हुआ है, तो मैं 6 महीने बाद ही सेकंड मोशन पिटीशन फाइल करूंगा, क्योंकि मेरे पास कानूनन 6 महीने से लेके 18 मंथ्स तक का टाइम पीरियड रिजर्व है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में लिखा हुआ है। तो जब भी कॉम्प्रोमाइज डीड बने, ये क्लॉज जरूर डालना चाहिए कि दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि फर्स्ट मोशन पिटीशन या फर्स्ट मोशन का सर्टिफाइड ऑर्डर आने के बाद 7 to 8 डेज के अंदर दोनों पार्टीज ज्वाइंट मोशन पिटीशन फाइल करेंगी फॉर द सेकंड मोशन डिवोर्स, और उसके साथ में सीपीसी 151 की एप्लीकेशन लगाएंगी, कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसको वेव कर दिया जाए। ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड कैसे वेव होता है, ये हमने
ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन, यानी कि पहला ऑलवेज मेंशन ए पेनल्टी क्लॉज इन द कॉम्प्रोमाइज डीड, और दूसरा टाइम फ्रेम फॉर फाइलिंग द सेकंड मोशन पिटीशन, ये दोनों क्लॉज जरूर मेंशन करें ताकि जो एग्रीमेंट है वो लीगली इन्फोर्सेबल हो सके, उसके अंदर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आ सके कि दूसरी पार्टी को उससे बाउंड किया जा सके। नॉर्मली म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स प्रोसेस में जो बैकआउट होता है वो दो टाइप से होता है। पहला बैकआउट जब दोनों पार्टीज एग्रीमेंट साइन कर लेती है या कॉम्प्रोमाइज डीड साइन कर लेती है और उसके बाद फर्स्ट मोशन पिटीशन के लिए वन ऑफ द पार्टी आने से मना कर देती है, या पिटीशन साइन करने से मना कर देती है, या अपनी कंसर्ट देने से मना कर देती है। दूसरा बैकआउट फर्स्ट मोशन अलाउ होने के बाद जब वन ऑफ द पार्टी सेकंड मोशन साइन करने नहीं आती है या फिर अपनी कंसर्ट नहीं देती है। तो बात करते हैं रेमेडीज की। पहली सिचुएशन जब कॉम्प्रोमाइज डीड साइन करने के बाद दूसरी पार्टी फर्स्ट मोशन डिवोर्स पिटीशन साइन करने के लिए नहीं आ रही है या फिर अपना कंसर्न नहीं दे रही है। ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीड पार्टी है वो डिफॉल्टेड पार्टी को सिविल सूट डाल सकती है, सिविल कोर्ट के पास जा सकती है, और जो उनका एग्रीमेंट के अंदर पेनल्टी क्लॉज है उसको रिकवर कर सकती है सिविल प्रोसीडिंग से अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जहां पर कॉम्प्रोमाइज डीड भी हो चुकी है, फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल भी हो चुकी है, इवन फर्स्ट मोशन अलाउ भी हो चुका है, और अब डिफॉल्टिंग पार्टी सेकंड मोशन पिटीशन साइन करने नहीं आ रही है या कोर्ट में अपनी कंसर्ट नहीं दे रही है। ऐसी सिचुएशन में टेक्निकली जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुकी है, क्योंकि फर्स्ट मोशन पिटीशन जब अलाउ हुई उस समय फैमिली कोर्ट ने दोनों पार्टीज का स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट पे दोनों पार्टीज ने रेटिरेट किया अपनी कॉम्प्रोमाइज डीड की टर्म्स एंड कंडीशन को, और अब जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो ऑन ओथ अपनी स्टेटमेंट देने के बावजूद, ऑन ओथ अपनी कॉम्प्रोमाइज डीड को रेटिरिएट करने के बावजूद अब सेकंड मोशन में नहीं आ रही है। तो एक तरीके से डिफॉल्टिंग पार्टी ने कोर्ट के प्रोसेस को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, या ये कहें कोर्ट की अंडरटेकिंग को डिसओबीडेंस कर दिया है। तो इस सिचुएशन में जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो लाइबल होगी फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और यहां पर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कंप्लेंट कर सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट इन द कंसर्न हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसमें 6 मंथ तक की इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन है। और हम आपको ये बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जो भी कंप्लेंट फाइल होगी वो सिर्फ कंसर्न हाई कोर्ट में फाइल होगी, बिकॉज एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सिर्फ कंसर्न हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही जुरिस्डिक्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में प्रोसीडिंग चलाने का और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में पनिशमेंट देने का। तो इसीलिए जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। आइए अब बात करते हैं सपोर्टिंग केस लॉस की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सामने ऐसे केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं जहां पर वन ऑफ द स्पाउस आफ्टर साइनिंग द सेटलमेंट डेट और फर्स्ट मोशन ऑफ डिवोर्स सेकंड मोशन से बैकआउट हो गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने क्लियरली ये रेशियो सेटल किया है, अगर कोई भी एक स्पाउस सेकंड मोशन से बैकआउट होता है then he or she is liable for the contempt of court act। तो बात करते हैं ऐसी दोनों जजमेंट की। पहली जजमेंट जो कि सिंगल बेंच की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की, नेमली अवनीश सूद वर्सेस पृथ्वी सूद। साइटेशन नंबर है 2012 SCC ऑनलाइन 2445। इसमें ऑनरेबल सिंगल बेंच ने ये बिल्कुल क्लियर कट रेशियो सेटल किया कि कोई भी स्पाउस अगर सेकंड मोशन से बैकआउट होता है देन ही और शी इज लाइबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। जो सेकंड जजमेंट है वो डिवीजन बेंच की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की, और सेकंड बेंच और जो ये डिविजनल बेंच की जजमेंट है इसका जो टाइटल है वो है रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता। साइटेशन नंबर है 2018
SCC ऑनलाइन दिल्ली 9005। डिविजनल बेंच पे इसमें भी, इस जजमेंट पे भी बड़ा क्लियर कट रेशियो सेटल किया है कि कोई भी पार्टनर जो बैकआउट होता है सेकंड मोशन से, he or she is liable for the contempt of court act, and in addition of that उस स्पाउस से वो अमाउंट भी रिकवर किया जा सकता है जो कि ऐसे पेनल्टी क्लॉज एग्रीमेंट के अंदर या कॉम्प्रोमाइज डीड के अंदर मेंशन्ड है। तो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी है कि अगर कोई भी एक पार्टी बैकआउट होती है फ्रॉम द म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स प्रोसेस, तो उसे अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ कैसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे लीगल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो, फर्दर क्वेरी हो रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फीडबैक्स हमें कमेंट करके भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके फीडबैक का हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।